वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों मॉक टेस्ट लगाने से ये फायदा होगा आप लोगों को कि आप लोगों को खुद का लेवल पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी कितना है और कितना तैयारी और करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों पीडीएफ के लिए, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, फॉर क्लासेस पीडीएफ आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाने के बाद वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा, क्योंकि अब से जो है आप लोग को वहाँ रेगुलर नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट वगैरह भी होगा, और साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित जितना भी नोटिफिकेशन जानकारी आती है वो भी आप तक जो है वहाँ पे मिलती रहेगी। स्टूडेंट एक छोटी सी जानकारी और आप सभी लोगों के लिए, यदि आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों न्यू बैच स्टार्ट किया गया है 2 दिन पहले ही। आप उस बैच का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी विशेष प्रकार की विशेषताएं क्या है। डेली लाइव क्लासेस दिया जाएगा जूम ऐप पे, वीकली डाउट सेशन चलता है, 120 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। क्लासेस विल बी हेल्ड इन बाइलैंग्वेज, और चैप्टर वाइज नोट्स भी जो है बच्चों आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बच्चों यदि आप लोग क्लासेस लेना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जो है हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8809802288। तो चलिए बच्चों अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है जी? हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? मगधी से, वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, या सौर सैनी अपभ्रंश से? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। अब इस अपभ्रंश का मतलब क्या होता है बच्चों? तो देखिए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश जो है ये भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम व्यवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ लेता है, बात आई है हिंदी की, तो हिंदी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बच्चों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए बच्चों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देवनागरी, हाँ जी देवनागरी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। एक क्वेश्चन बच्चों और पूछा गया था, सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र, जी हाँ दोस्तों सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र ये कब प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल फास्ट। तो सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र, चलिए ऑप्शन देता हूं, 1826 या 1828, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन मैंने दे दिया, तो बच्चों क्या आंसर कीजिएगा? वेरी गुड, 1826। तो सन 1826 में सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी कि भाई हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द को किसने दिया, यानी हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? जल्दी से बता दीजिए,
हिंदी शब्द किसका दिया गया है, किसका दिया हुआ है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, जल्दी से बता दीजिएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है बच्चों, यानी हाँ चलिए दो ऑप्शन देता हूँ, ईरानियों का या अरबियों का, जवाब दीजिएगा जल्दी से। हिंदी शब्द किसका दिया गया है, किसका दिया हुआ है, तो वेरी गुड बच्चों, किसका दिया हुआ है, ईरानियों का, याद रखिएगा ईरानियों का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताइएगा, आपको बताना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, जल्दी से, कई बार बता चुका हूं ये प्रश्न, बिल्कुल फास्ट, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था बच्चों, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। तो 14 सितंबर 1949 को, जी हाँ दोस्तों लिख लीजिएगा, 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था। हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों, तो याद रखना है 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स जो है बताना है आपको, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है छोटा सा, ठीक है। ही कट द एप्पल, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे क्या आएगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बाई, विथ, फ्रॉम या थ्रो, जल्दी से बता दीजिए बच्चों कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। हाँ जी, जल्दी से, फास्ट। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, हमेशा याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाइए। तो ही कट द एप्पल डैश पीसेस। तो अब जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए ऑप्शन देता हूँ, टू, इनटू, बाय या ऑफ, जल्दी से बता दीजिए। ही कट द एप्पल डैश पीसेस, ही कट द एप्पल डैश पीसेस, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड बच्चों, ही कट द एप्पल इनटू पीसेस, है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एप्पल को काटा गया पीसेस में, टुकड़ों में, है ना, तो जहां पर काटा गया है, देखिए एप्पल को काटा जा रहा है, मोशन में है वो चीज, है ना, मोशन में काटा जाता है ना, गति में किसी भी चीज को काटा जाता है, खच 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 करके, तो वहां जो है मोशन है। तो हमेशा याद रखिएगा, वहां जो है इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना, जब भी कोई वस्तु मोशन में हो तो वहां फिक्स प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ही कट द एप्पल इनटू पीसेस। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, द मंकी जंप्ड डैश द रिवर। अब बताइए यहाँ पर भी क्या प्रीपोजिशन का यूज आएगा, बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए बंदर जो है वो कूदा, कहाँ कूदा, नदी में, तो कूदा है बच्चों, मोशन है, गति में है वो चीज, है ना, गति में है मंकी, तो वहां भी क्या लगेगा, इन के इनटू, इनटू लगेगा, है ना, तो द मंकी जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, द रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। बता दीजिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फॉर, ऑन, टू या विद, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, द रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। हाँ जी, तो बच्चों क्या होगा आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको याद रखना है, एप्लीकेबल टू होता है, हमेशा एप्लीकेबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, क्या, टू, तो याद रखिएगा एप्लीकेबल टू होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन द फ्लोइंग लिस्ट, यानी आपको यहाँ 4 वर्ड्स गिवन है ना, आपको बताना है इन चारों में से मिस स्पेल्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड गलत है, वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन है ग्रैंडर, तीसरा ऑप्शन है लीनेज, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। जल्दी से बता दीजिए बच्चों। देखिए पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन है ग्रैंडर, तीसरा ऑप्शन है लीनेज, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो बच्चों हैज जो कि सही लिखा हुआ है, ये हमारा सही वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह का घेरा, बाड़ा, एक होता है ना बाड़ा टाइप का, घेरा टाइप का बना दिया जाता है, तो हैज का मतलब वो होता है। ग्रैंडर, ग्रैंडर भी सही है बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका अर्थ होता है शोभा। इसका अर्थ क्या होता है? शोभा होता है। अब बात करेंगे लीनेज की, तो बच्चों लीनेज जो है ये गलत दे रखा है। लीनेज इस तरह से नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? LINEAGE, लीनेज। लीनेज का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? वंशावली, वंशावली होता है इसका मतलब, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो कि सही लिखा है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन गलत था? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टाइम एंड वर्क से है, समय और काम टॉपिक से है। हरि, कृष्णा तथा गोविंद एक कार्य को क्रमशः 60, 45 और 30 दिन में कर सकते हैं। वह एक कार्य को मिलकर करते हैं और उन्हें 5200 रुपया मिलता है, तो गोविंद को कितना धन मिलेगा? तो देखिए बच्चों, हरि जो है किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कृष्णा जी उसी काम को कितना दिन में किए? 45 दिन में किए। और फिर गोविंद जी भी जो है उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से तीनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए, TW यानी टोटल वर्क। तो कितना आ जाएगा? 60, 45 और 30 का एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 180। तो यहाँ से हरि का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। कैसे? 180 में भाग दीजिए 60 से, तो हरि का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 हो गया। इसी प्रकार कृष्णा जी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? यानी 180 में भाग लगाइए 45 से, 180 में भाग लगाइए 45 से, कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में। तो कृष्णा जी का भी काम आ गया कितना? 4। और गोविंद जी, इनका भी देखिए एक दिन का कार्य निकालिए, यानी 180 में भाग लगाइए 30 से, तो 6 बार में चला जाएगा, तो इनका भी एक दिन का कार्य आ गया 6। यानी देखिए हरि का एक दिन का कार्य कितना आया? 3। कृष्णा का एक दिन का कार्य कितना आया? 4। और गोपाल का एक दिन का कार्य कितना आया? 6 आया, ठीक है। पूछा क्या गया है? गोविंद को कितना धन मिलेगा, गोविंद के बारे में, यानी गोविंद के बारे में पूछा है। तो गोविंद जो है, गोविंद एक दिन में कितना कार्य किया? 6 कार्य किया, तो 6 को ऊपर लिख देंगे, और अपॉन में इन सभी का टोटल जो वर्क है सबको जोड़ देना है। इन सभी का टोटल जो काम है सबको जोड़ दीजिए। एक दिन में इनके द्वारा कुल कितना काम किया गया? तो 3, 4, 7, 7, 6, 13। और गुना में कितना पैसा दिया है? 5200, तो 5200 कर देना है। देखिए तो 13 चौके 52, यानी कितना आ गया? ये 400 गुने 6 यानी 2400। तो आप ही बताइए गोविंद को कितना धन मिलेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यानी 2400 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि आप बताइए कृष्णा का, तो कृष्णा जो है इनका एक दिन का कार्य कितना है? 4 है, ठीक है। और फिर बटा में इन तीनों का टोटल कार्य को जोड़ देते, कितना है? 13 है, और फिर गुना में 5200 कर देते। यानी जिसका पूछेगा उसका एक दिन का कार्य ऊपर लिख लीजिएगा, फिर बटा में इन तीनों का जो है टोटल कार्य कर दीजिएगा, और गुना में जितना अमाउंट दिया होगा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार मैसेज में यस कर दीजिए, जल्दी से एक बार यस कर दीजिए। हाँ जी। तो देखिए यहाँ से अगर पूछता आपसे कि बच्चों आप लोग बताइए कृष्णा जी का, तो कृष्णा जी का एक दिन का काम कितना है? 4 है, और बटा में टोटल कार्य कितना है? तीनों का मिला दिया जाए, एक दिन का कार्य कितना है? 13 है, और गुना में 5200, तो कितना आ जाएगा? ये 1600 आ जाएगा। 1600 आ जाएगा ना? वेरी गुड। चलिए इसी तरह अब आपके लिए होमवर्क रहा, आपको बताना है हरि जो है, हरि को कितना धन मिलेगा, हरि का बताना है। वीडियो क्लास ओवर हो जाएगा, उसके बाद जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई हरि को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गोविंद का तो पूछा था, मैंने बता दिया, कृष्णा का भी मैंने अभी निकाल कर दिखा दिया, हरि का आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन CI टॉपिक से है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, 5000 रुपए का
2 वर्ष 4 माह में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई निकालना है। ठीक है, तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, यानी मिश्र धन में से आप लोग मूलधन को घटा दीजिएगा बच्चों, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इस पर पूरे का पावर टी। ठीक है, यही होता है। तो बच्चों अब यहाँ से तो अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चों? अमाउंट बराबर याद रखना है, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इस पूरे का पावर टी हो जाता है, समय होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अमाउंट निकालते हैं, फिर अमाउंट में से हम लोग मूलधन को घटा देंगे, हमारा सीआई निकल कर आ जाएगा। ओके, तो देखिए अमाउंट निकालना है, तो ए बराबर में पी, देखिए पी कितना दिया हुआ है इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों पी जो है यहाँ पे दे रखा है कितना? 5000 दे रखा है। पी कितना दे रखा है? 5000 दे रखा है। टी समय कितना है? ये है 2 वर्ष 4 माह दे रखा है। ठीक है, 2 वर्ष 4 माह दे रखा है। आर कितना दे रखा है बच्चों? 8% पर एनम। ठीक है, ये दे रखा है। तो आइए हम लोग पहले ए निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। तो पी कितना है? 5000 है, तो 5000 लिख दीजिए इसको, और फिर इंटू में 1 प्लस आर कितना है? 8 है, तो 8 बटा में 100 कर देंगे। समय कितना है बच्चों? देखिए समय ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 4 माह है, तो पहले तो हम 2 वर्ष ले लेते हैं, 2 वर्ष ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर इतना लिखेंगे, क्या? 1 प्लस 8 बटा 100। अब देखिए यहाँ पे गुना में क्या करेंगे? 4 माह है, 4 लिख देंगे, और अब इसको बदल देंगे किस में? वर्ष में। महीना में नहीं होना चाहिए, वर्ष में बदलना ही होगा। तो क्या करेंगे? बटा में 12 कर देंगे, तो ये चीज़ जब भी पूरा क्या हो जाएगा? वर्ष में हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट? देखिए पी 5000 दिया था, मैंने 5000 लिख दिया, इंटू में 1 प्लस 8 बटा 100 और फिर इस पूरे का पावर 2 दे दिया। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष 4 महीना की बात की गई थी, तो पहले तो मैं 2 वर्ष लिख दीजिए। ठीक है, पहले तो मैंने 2 वर्ष लिख दिया, और फिर गुना में ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटा 100 इतना ही लिख देना है। क्यों? क्योंकि अभी 4 महीना बाकी है दोस्तों, तो इतना लिख दीजिएगा, यानी 1 प्लस 8 बटा 100 इतना लिख दीजिएगा, गुना में 4। अब ये 4 महीना में है, महीना में नहीं होना चाहिए, आपको ईयर में बदलना होता है, मंथ में नहीं होना चाहिए, आपको ईयर में बदलना होता है। तो ईयर में बदलने के लिए आप लोग जो है इसमें 12 से भाग दे दीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा, बस बना दीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको काटिए, इसको मैं काट देता हूँ, 4 के पारा से 2 बार में चला जाएगा, और ये 4 के पारा से 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, तो इसको मैं काटता हूँ, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, और फिर इसको भी काट लीजिए 4 के पास से, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको देखिए मैं साफ साफ नीचे लिख देता हूँ, 5000। ठीक है, और फिर देखिए तो ये क्या है? 25 से कम 25 में 2 जोड़ दीजिएगा, 27, तो 27 बटा 25 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर था। तो मैं क्या करता हूँ? 27 बटा 25 गुने में 27 बटा 25 लिख लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है? 25 तिया 75, तो 75 एक कम 75, और 75 में 2 जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 77, तो 77 बटा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इतने को काटिए, तो देखिए 25 में 25 से गुना कीजिएगा, 625 आएगा। अब इस 625 को 5000 को काटिए 625 से, 5000 को काटिए 625 से, तो ये पूरा पूरी चला जाता है 8 बार में। ठीक है, देखिए 25 गुने 25 625 होगा, तो 5000 को जब मैं काटूंगा 625 से, तो ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा बच्चों? अब देखिए ए बराबर, अब यहाँ से देखिए 27 गुना 27 और गुना 77 गुने 8 कीजिएगा, तो ये बच्चों इतना आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी कितना? 4,49,064 इतना आ जाएगा, 4,49,064। अब इसी को भाग दे दीजिए 75 से, तो अब भाग दीजिएगा बच्चों, ये सब आपका काम है, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। तो इतने को भाग दीजिएगा, तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 59,87,052 इतना आ जाएगा। बस इतना आ गया, इतना आ जाएगा ना स्टूडेंट। तो अब मैं क्या बताया था? सीआई निकालना है, सीआई निकालना है ना, तो सीआई कैसे निकलेगा?
CI निकालना है तो अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल को घटा देना होता है। तो अमाउंट कितना था बच्चों, अमाउंट ये निकला, अभी कितना निकला 5987.52। अब इसी में घटा दीजिएगा बच्चों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5000 है, तो 5000 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये देखिए तो ये तो 52 हो ही गया, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9, तो 987.52 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला चीज़ था वो मैंने नहीं किया, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, अब आप लोग इसको जो है हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में जो अधिकतम लंबी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। यानी बच्चों आपसे पूछा गया है अधिकतम छड़ की लंबाई, अधिकतम छड़ की लंबाई, अधिकतम छड़ की लंबाई जो कमरे में रखी जा सकती है, अधिकतम छड़ की लंबाई जो कमरे में रखी जा सकती है। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L² प्लस में B² प्लस में H², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में L कितना है, लंबाई कितना है 10 मीटर है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस में B कितना है, यहाँ चौड़ाई कितना है, ब्रेथ कितना है बच्चों 8 मीटर है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और प्लस में H कितना है 6 मीटर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अंडर रूट में देखिए 10 का स्क्वायर 100 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और फिर प्लस में 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों। आइए इसको यहाँ पे जो है सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट में 100 प्लस में, अब देखिए तो 64 प्लस 36 कितना होता है बच्चों 100 होता है, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 हो गया। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 गुनी 2, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अंडर रूट 100 का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, और रूट 2 का रूट 2 बच जाएगा, तो 10 रूट 2 मीटर जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 रूट 2, ठीक है, 10 रूट 2 मीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसको कर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है -10 डिग्री सेल्सियस की 80 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी यदि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड है और बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड लेना है और भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड लेना है। देखिए बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस लिया गया, ठीक है। अब इसको -10 डिग्री सेल्सियस से कर दिया जाता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। यहाँ पे आइस था जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर था, अब इस -10 डिग्री सेल्सियस से इसको कर दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, तापमान में परिवर्तन किया, यानी -10 से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जब तापमान को हमने चेंज कर दिया बच्चों अवस्था सेम होती है, यानी यहाँ जो आइस है यहाँ पर भी वो आइस ही रहेगी, ठीक है। हाँ जी, अब क्या होता है बच्चों, अब ये आइस जो है ये वाटर का रूप ले लेता है, आइस जो है ये इसको हिट कीजिएगा, हिट दीजिएगा तो ये कुछ समय के बाद वाटर का रूप ले लेगा। तो जब ये वाटर का रूप ले लेगा यानी यहाँ पर देखिए अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो जब अवस्था में परिवर्तन हुआ तो यहाँ अब तापमान नियत हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी यहाँ जो है वही तापमान यहाँ पर भी होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को क्या करते हैं बच्चों, बॉयल करते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अब इसको ले गए हम लोग
100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ले गए तो यहाँ देखिए फिर से हमने क्या किया, तापमान में परिवर्तन कर दिया। तो अब यहाँ अवस्था को सेम कर देंगे, यानी आपको एक बार में कोई एक ही चीज करना है। यदि मान लीजिए आप तापमान को चेंज कर रहे हैं तो आप अवस्था को कांस्टेंट रखिए, अवस्था को सेम रखिए, ठीक है। हाँ जी, अब क्या होता है बच्चों, ये वाटर जो है बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको आप बॉईल कीजिएगा तो ये कुछ समय के बाद किसका रूप ले लेगी बच्चों ये स्टीम हो जाएगा, यानी ये भाप के रूप में आ जाएगी, ठीक है। और तापमान क्या रहेगा, आप देखिए तो वाटर से आपने भाप बना दिया, पानी से आपने वाष्प बना दिया, तो तापमान क्या होगा, तापमान सेम होगा, क्योंकि एक बार में आप लोग कोई एक ही चीज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन बन चुका है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से देखिए 4 कंडीशन बनेगा। ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये Q1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा, ठीक है, ये Q3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा Q4। सबको जोड़ देना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन 2020 में आ रखा है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस किया गया, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन किया गया, हीट दिया गया। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर ms डेल्टा T, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब आप ही बता दीजिए मास कितना दे रखा है, मास कितना है बर्फ का बच्चों, 80 ग्राम है, ठीक है। और गुने में S क्या है, स्पेसिफिक हीट है किसका, आइस का। तो आइस का स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, देखिए तो बर्फ के विशिष्ट उष्मा कितना लेने को बोला है बच्चों 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, यानी 0.5 लेना है, तो 0.5 कर दीजिएगा। अब गुने में डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन है। देखिए तो कितने का परिवर्तन हुआ है, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो यहाँ 10 कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका Q1 हो गया। Q2 में आइए, Q2 में देखिए तो यहाँ पे देखिए आइस से वाटर, देख रहे हो तापमान क्या है, तापमान कांस्टेंट है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन कब होता है, जब Q बराबर ml होता है, ठीक है। तो यहाँ से m क्या है, 80 है, ठीक है, 80 ग्राम है। और गुने में L क्या होगा बच्चों, ये होगा लेटेंट हीट ऑफ किसका, लेटेंट हीट ऑफ आइस से वाटर किया जा रहा है। बताइए पानी से बर्फ से पानी में, या फिर बर्फ से पानी में, या फिर पानी से बर्फ में। तो उस समय क्या लेंगे हम लोग, LF लेते हैं, LF लेंगे। LF कितना हो जाएगा बताइए, तो LF दिया होगा बच्चों आपको, बर्फ की गुप्त उष्मा कितना दे रखा है, 80 कैलोरी दे रखा है, तो यहाँ भी 80 कर देंगे कैलोरी, ठीक है। अब आइए Q3 बच्चों, यानी यहाँ से देखिए फिर से तापमान में परिवर्तन किया गया, अवस्था को सेम करके, तो तापमान में परिवर्तन किया गया, हीट दिया गया होगा, तो Q बराबर ms डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो m कितना है, 80 होगा ही, और गुने में S क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, यहाँ पे वाटर लीजिएगा, तो वाटर का कितना होता है, पानी की विशिष्ट उष्मा कितना होता है कैलोरी में, 1 कैलोरी होता है, तो यहाँ 1 कर दीजिएगा। गुने में डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन है। देखिए तो कितने का हुआ है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अंतर कितने का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, तो गुने में 100 कर दीजिएगा, हो गया। Q3 तक हो गया। अब ये Q4 बच रहा है बच्चों, तो Q4 में देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए वाटर से स्टीम हो रहा है, तापमान सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ml हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो m कितना है, 80 है। अब यहाँ पर L क्या होगा, LV होगा, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, वाष्प की गुप्त उष्मा होगा। तो वाष्प की गुप्त उष्मा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 540 दे भी रखा है आपको, दे रखा है ना 540। हाँ देखिए भाप की गुप्त उष्मा दे भी रखा है 540, और नहीं भी दिया हो रहा था तो आपको याद रखना है 540, ठीक है। बस अब सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इतने को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जोड़िए तो, इतने को जोड़िए, सॉरी इतने को सॉल्व कीजिए, इतने को सॉल्व कीजिए, फिर बाद में सबको जोड़ दीजिए। Q1 को सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो 1.60 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बचे 40 गुने 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और इसी तरह ये Q2 को भी सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए, तो 8 8 64, यानी 6400 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8000, ये भी 8000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 80 में 540 से गुना कीजिए, 80 में 540 से गुना कीजिए, तो बच्चों कितना आ रहा है, हाँ जी, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना,
आपका ये 43,200 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना आ गया। हाँ जी, इतना आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए। तो बच्चों सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा ये 58,000 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फूल रखा है। फूल के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी। दूसरा ऑप्शन है 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी। तीसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक। चौथा ऑप्शन है 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है। देखिए बात हुई है अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में बच्चों कनकेव मिरर में F निगेटिव होता है, R भी निगेटिव होता है, V भी जो है बच्चों ये क्या होता है, V देखिए यहाँ पे निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। कब होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके बाद U तो निगेटिव होता ही होता है, चाहे बात अवतल दर्पण की हो चाहे बात उत्तल दर्पण की हो। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी R दे दिया है आपको, है ना। R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या होता है, R माइनस होगा क्योंकि मैंने अभी बताया था, तो ये माइनस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, F बराबर क्या लिखते हैं आप लोग, R/2 लिखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं ना, तो यहाँ से F निकल जाएगा। तो F बराबर R कितना है, -100 है और /2, तो कितना आ जाएगा बच्चों F। तो बच्चों F बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। आ गया, F बराबर -50 सेंटीमीटर आ गया। अब बोल रहा है कि भाई 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फूल रखा गया है। यानी U वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी 25 सेंटीमीटर दे दिया है। लेकिन U तो निगेटिव होता है, चाहे बात अवतल दर्पण की हो चाहे बात उत्तल दर्पण की हो। ठीक है, U हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ U क्या ले लेंगे, -25 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर इसके बाद बोला है कि फूल के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तथा इसकी प्रकृति क्या होगी, यानी वीप जो है पूछा है आपसे। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग बताइए दर्पण सूत्र क्या कहता है। दर्पण सूत्र कहता है 1/F बराबर में 1/U प्लस में 1/V होता है। तो यहाँ से देखिए तो F कितना है, -50 है, तो 1/-50 बराबर में 1/में U कितना है बच्चों, तो U है आपका -25 और प्लस में 1/V। तो V निकल जाएगा यहाँ से, ऑफकोर्स निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग यहाँ से V को। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, देखिए 1/F बराबर में 1/U प्लस 1/V होता है। तो यहाँ से देखिए तो F दे रखा था आपको कितना, -50 और बराबर में 1/U कितना था, ये 1 - 25 था प्लस में 1/V। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 1/-1/50 और ये देखिए ये जो है इधर चला जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 1/25 हो जाएगा और बराबर में 1/V। ठीक है, तो अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, 50 और 25 का कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये प्लस में 4 हो जाएगा, तो बराबर में 1/V कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा, 2/100 और बराबर में 1/V। तो कितना आ गया V, बताइए V कितना आ गया बच्चों। तो V बराबर आ गया आपका 50 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, +50 आया है। ठीक है, जबकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना उत्तल दर्पण में V जो है बच्चों ये क्या होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर V जो है क्या आया है, +50 आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो यहाँ से जब V पॉजिटिव आया है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स जो वस्तु है वो फोकस, वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में रखी गई है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा दर्पण के पीछे। हमेशा याद रखिएगा, अगर V प्लस है इट मीन्स वस्तु जो है
फोकस और पोल के बीच होगी। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, तो ये बनेगा सीधा, आभासी सीधा और छोटा बनता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी, यानी ऑप्शन नंबर है, देखिए 50 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, तो दर्पण के बीच का कोण क्या होगा। यानी देखिए दो समतल दर्पण हैं और उनके बीच फूलों का जो कुल प्रतिबिंब बनता है वो 11 बनता है, तो आपको बता देना है दर्पणों के बीच का एंगल क्या होगा। तो बच्चों हम लोग प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते थे, n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1, इस तरह से निकालते थे। हाँ जी, तो यहाँ देखिए कुल प्रतिबिंबों की संख्या दे दी गई है, यानी n बराबर 11 दे दिया गया है और बराबर में 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। अब -1 को इधर लेकर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11 में 1 को जोड़ दीजिएगा 12 हो जाएगा, बराबर में 360 डिग्री अपॉन में थीटा। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए तो काटिए इसको, हाँ 12 तिया 36 होता है और 1 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा। तो आप ही बताइए थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, हाँ जी, देखिए 360 को काटिएगा 12 के पास से 30 बार में चला जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का ये मॉक टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आऊँ, यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, इंग्लिश सब कुछ रहे, मिसलेनियस रहे, तो आप लोग जो है अपनी राय दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।